नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास ही है बजट को लेकर सरकार का एकमात्र एजेंडा। विश्व रेटिंग एजेंसियों ने मानी भारत की प्रगति। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तां बताने पर होगा गर्व। स्मार्ट सिटी मिशन के अगले दौर के लिए 9 नए शहरों का ऐलान। शिलांग का प्रस्ताव पेश करना बाकी। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा निवेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असाधारण काम करने वाली 112 प्रथम महिलाओं को आज करेंगे सम्मानित। पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और ऐश्वर्या राय समेत रक्षा बलों, विज्ञान और उद्योग जगत समेत अनेक क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं शामिल। राज्यसभा टीवी पर शाम 6 बजे देखिए खास कार्यक्रम फर्स्ट लेडी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से तीसरे दिन भी गोलीबारी जारी। भारत ने कल पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया कड़ा विरोध। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत, 35 घायल। और अंडर 19 विश्व कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से दी मात। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। शारजाह में दृष्टि बाधित क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी बजट को लेकर सिर्फ विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति के बजाय विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तां बताने पर उन्हें गर्व होगा। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज से बातचीत में अर्थव्यवस्था, विदेश नीति समेत सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री खुलकर बोले। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात दोहराई और कहा कि त्योहार की तरह चुनाव भी तय समय पर हों। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति की बजाय विकास पर चर्चा करने की बात कही। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट को लेकर विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। बजट हो या न हो, चुनाव हो या न हो, पहला बजट हो या आखिरी बजट हो, मोदी का एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, विकास, विकास और विकास, डेवलपमेंट, 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 सबका साथ, सबका विकास। उसके लिए जो भी आवश्यक होता है उसी को करते आए हैं, उसी को कर रहे हैं, आगे भी उसी को करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अर्थ जगत का ध्यान भारत पर केंद्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया ने इसे माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें दावोस में 125 करोड़ भारतीयों की कामयाबी की दास्तान सुनाने में गर्व महसूस होगा और दुनिया भारत की नीतियों और विकास के बारे में सीधे उसके मुखिया से सुनना चाहती है। जब विश्व का भारत के प्रति इतना आकर्षण है जी, तो स्वाभाविक है कि विश्व भारत से सीधा संवाद करना चाहता है। भारत की नीतियों के संबंध में, संभावनाओं के संबंध में, विश्व का ये जगत डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ को सुनना चाहता है। चीजों से वो परिचित होते हैं, वो भी तो बहुत अध्ययन करते हैं, उनके पास टीम होती है, लेकिन मुखिया के मुझसे सुनते हैं तो जरा एक। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों ने जो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, लगातार कोशिश करते रहे हैं। देशवासियों का जो उत्साह है, उमंग है, देशवासियों की जो सिद्धियां हैं, उसको दुनिया के सामने रखने में मुझे बहुत गर्व होगा, बहुत आनंद होगा। भारत की एक पहचान बनी है, उसका
भरपूर लाभ लेने का प्रयास भारत में करना चाहिए और एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आलोचना के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता और विपरीत हालात को अवसर में बदलने को अपना स्वभाव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को इस मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव विजय गोखले ने यह जानकारी दी है। इसके एक दिन पहले 22 जनवरी को वो दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों सहित इस बैठक में आए प्रतिनिधियों के लिए भारत की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की द्विपक्षीय मुलाकात की कोई योजना नहीं है। This visit by Prime Minister is qualitatively different from earlier visits by ministers to Davos. The main event, of course, is the keynote speech that the Prime Minister will give at the plenary session on the 23rd of January. There will also be a bilateral engagement with the President of Switzerland, and there are occasions for pull-asides with other leaders as and when these are fixed and depending on the requirements. I think the important thing in this visit is going to be a signal that we engage with the rest of the world in a very multidimensional way. This is occurring at a time when India's attractiveness as an economy has grown, where there is a quantum jump in our rankings in multiple indices, and in the context of the recent reforms that government has announced, particularly in the last 1 year. I think the focus therefore is for our Prime Minister to articulate his vision of how he sees the Indian economy as contributing not only to the domestic improvement of for the benefit of the people of India, but also on a global scale. सरकार ने कल 9 और स्मार्ट सिटी का ऐलान किया। इनका चयन चौथे दौर में हुआ है। सूची में दादर और नागर हवेली का सिलवासा शहर पहले पायदान पर है। अब स्मार्ट सिटी की कुल संख्या 99 हो गई है। प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत साल 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी में चौथे दौर के चयन के लिए 15 शहरों ने प्रस्ताव भेजे थे। इनमें से 9 शहरों का चयन किया गया। शुक्रवार को इनके नाम का ऐलान किया गया। इनमें दादर और नगर हवेली का सिलवासा, दमन और दीव का दीव, लक्षद्वीप का कावारती, तमिलनाडु का इरोड, उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर, बिहार का बिहार शरीफ और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर शामिल है। प्रस्ताव नहीं मिलने से शिलोंग को शामिल नहीं किया गया। 9 शहरों पर कुल 12,824 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे इन शहरों में रहने वाले 35,30,000 नागरिकों को फायदा होगा। 9 cities which have qualified for inclusion in the top 100 have on an average improved the quality of their proposals on an average by about 19% or so. Each of these cities has developed a unique vision and has selected an area-based development program which will be developed as a lighthouse. 17 जनवरी 2018 तक 1,38,730 करोड़ रुपए की 2,948 परियोजनाओं के कई चरणों का काम पूरा होने को है। 2,237 करोड़ रुपए की 189 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 60 शहरों में से 36 ने स्मार्ट सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 30 शहरों ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल परियोजनाओं पर शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 37 शहरों ने स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। 44 शहरों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम जारी है। 40 शहरों को सुंदर बनाने का काम भी जारी है। 9 शहरों के चयन के बाद 99 स्मार्ट सिटी मिशन पर अब निवेश की रकम 2 लाख करोड़ से ज्यादा पर पहुंच गई है। इस मिशन में इस तरह समझिए मोटे मोटे तौर पर करीबन 15,000 करोड़ के काम इस समय भूमि पे हो रहे हैं और 20,000 करोड़ के काम टेंडर में हैं जो अगले 30 से 40 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो समझिए 30-32,000 करोड़ के काम करीबन 2 महीने में ग्राउंड पे दिखेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में 20 स्मार्ट शहरों का ऐलान हुआ था। मई 2016 में 13 और सितंबर 2016 में 27 शहरों का चयन किया गया था। वहीं पिछले साल जून में 30 शहरों का चयन हुआ था।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी बनने थे, लेकिन कई शहर मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी और बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई, ठोस कचरे का प्रबंध, प्रभावी परिवहन व्यवस्था और IT कनेक्टिविटी शामिल हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का इम्प्लीमेंटेशन तेज गति से हो रहा है और इसका असर अगले 6 महीने में दिखने लगेगा। इस मिशन से देश के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने 116 शहरों में लाइवेबिलिटी इंडेक्स कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया है। इसमें 15 श्रेणियों में 79 सूचक शामिल हैं। इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आधार पर लोगों के जीवन स्तर पर पड़ने वाले असर को आंका जाएगा। इसका मकसद शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। Economist, EIU of The Economist, in alliance with the Research Private Limited and Athena Infonomics India Private Limited, we are going to do this assessment of the livability index along with them. भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन गया है। ये समूह रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बना है। अब भारत अप्रसार से जुड़े 4 में से 3 समूहों का सदस्य बन गया है। परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने के बावजूद इन समूहों की सदस्यता मिलना भारत की विश्वसनीयता का प्रतीक है। भारत रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रसार रोकने वाले ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन गया है। भारत समूह का 43वां सदस्य है। पिछले साल 26 से 30 जून के बीच समूह के सम्मेलन में भारत को सदस्यता देने का अधिकतर देशों ने समर्थन किया था। इसके बाद आम राय से भारत को सदस्यता देने का ऐलान हुआ। इस समूह में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में पता है कि वो परमाणु हथियारों या परमाणु तकनीक का अवैध व्यापार नहीं करते हैं। इसका मकसद उन निर्यातों को रोकना है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्माण में मदद करते हैं। भारत ने समूह की सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया का आभार जताया। India would like to thank each of the Australia Group participants for their support for India's membership. We would also like to thank Ambassador Jane Hardy of Australia, former chair of the Australia Group, for her role in facilitating India's accession to the group. भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त हरिंदर सिद्धू ने भारत की सदस्यता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी। अब भारत इस तरह के 4 समूहों में से 3 का सदस्य बन गया है। भारत को साल 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम की सदस्यता मिली। पिछले साल भारत वासेनार समूह में शामिल हुआ था। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसके बावजूद भारत को तीनों समूहों की सदस्यता मिली है। इससे भारत की NSG की सदस्यता की दावेदारी और मजबूत हुई है। India's entry into the group would be mutually beneficial and further contribute to international security and non-proliferation objectives. अब भारत की कोशिश परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने की है। इसके लिए भारत, चीन समेत NSG के दूसरे सदस्य देशों से लगातार संपर्क में है। अखिलेश तुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने आज फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीमा पार से जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में सीमा से सटे गांव में रात भर भारी गोलीबारी होती रही और आज भी जारी है। सेना और सीमा सुरक्षा बल इसका करारा जवाब दे रहे हैं। शुक्रवार को गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए और 2 लोगों की जान चली गई। 35 लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल सैन्य चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में सीमा से सटे गांवों में भारी गोलीबारी जारी है। बिल्कुल वो तबाही मचा दी है, टारगेट बना दिया है गाँव को। सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध जताया। BSF और सेना पाकिस्तान की इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये जो वायलेशन हुई, सीज फायर वायलेशन, जिसमें हमारे कुछ लोग की जान गई, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसका हम प्रतिकार भी करेंगे। इस बार भारत की ओर से भी जो जवाब हो रही है,
कई दशकों में, कई वर्षों में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली और इस बात की साक्षी सीमा पर रहने वाले लोग हैं जो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीमा पार से रिहायशी इलाकों में की जा रही गोलीबारी पर सख्त नाराजगी जताई है। राज्य सरकार का कहना है कि सीमा से सटे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ एम्बुलेंसेज हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पर इन प्लेस है। लेकिन लोग जो हैं जिनको वार्निंग दी गई थी उसमें से वो जब वो निकल रहे होंगे, जब कुछ है उस जद में वो आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को पूरा जोर से जो है जवाब दिया जा रहा है। शुक्रवार को राजौरी, जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में आरिसपुरा, अरनिया, रामगढ़, नौशेरा और हीरानगर सेक्टर से सटे गांवों में भारी गोलीबारी की गई। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए और 2 नागरिकों की जान चली गई। गुरुवार को भी जम्मू और सांबा जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया था और एक लड़की की जान चली गई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कोई सामान्य बयान नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक और सैनिक दबाव और अधिक बढ़ाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली 100 से ज्यादा महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सम्मानित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाने के बाद ऐसी 112 महिलाओं का चयन किया है। इनमें पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला कुली, मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला, पहली पैरा ट्रूपर और पहली ओलंपियन शामिल हैं। इन महिलाओं में पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय और किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। फर्स्ट लेडीज नाम की इस पहल में बछेंद्री पाल, दीपा मलिक, प्रिया झिंगन, कर्णम मल्लेश्वरी समेत रक्षा बलों, विज्ञान, खेल, उद्योग और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं शामिल हैं। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न रूढ़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई। इनमें कुली का काम करने वाली मंजू, सरपंच छवि रजावत, पहली महिला दमकल कर्मी हर्षनी कन्हेकर और भारत की पहले महिला बारटेंडर शतभी बसु भी शामिल हैं। Watch some of the inspirational women of India on First Ladies on Rajya Sabha television. और राज्यसभा टीवी पर आज शाम 6 बजे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम फर्स्ट लेडीज। और आज सम्मानित होने वाले 112 असाधारण महिलाओं में से भारतीय सेना में पहली महिला कैडेट के तौर पर शामिल होने वाली प्रिया झिंगन भी शामिल हैं। Hi, I'm Major Priya Jhingan. Watch me on First Ladies on Rajya Sabha TV. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश की है। बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस मामले से जुड़े विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब मामले की सोमवार को सुनवाई होगी।
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है। इसमें विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने मामला लंबित होने की वजह से कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लाभ के पद का मामला बनता ही नहीं है, इस पर सुनवाई किए बगैर ही सिफारिश कर दी गई है। इस मामले में विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जो आदमी जिसका पद जो हुआ उसको हाई कोर्ट ने कह दिया ये पद कभी था ही नहीं, एब इनिशियो ये नल एंड वॉइड है। आपको कभी गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिली। अगर लाभ ही नहीं हुआ तो लाभ के पद के ऊपर आप चुने हुए लोगों को इस साजिश से हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। कांग्रेस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। कुछ जेल के अंदर, कुछ बेल पे, किन्हीं के खिलाफ केस चल रहा है और बाकी जो बचे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। जनता के दरबार में आज यही बड़ा प्रश्न है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी को के सरकार को यह नैतिकता है कि वो सरकार में बने रहे। क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते, क्यों नहीं? क्या इनको सत्ता का मोह इतना ज्यादा प्यारा हो गया है? आज हम लोगों की ये मांग है, आज हम लोग घोषणा करना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन चलाएगी और इसकी शुरुआत हम लोग सोमवार से हम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इसको लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की गई और मामले को चुनाव आयोग को भेज दिया गया था। मामले के तूल पकड़ने पर इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव कर विधेयक जून 2015 में विधानसभा में पारित किया गया, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली। एक विधायक जरनैल सिंह पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की योजना बनाने की जरूरत है। बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में कल लेक्चर देते हुए उपराष्ट्रपति ने खेती को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बनाने के लिए 12 सूत्रीय सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई है। उन्होंने बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में डॉक्टर VKRV मेमोरियल लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि कम आय और उत्पादकता की वजह से किसानों में खेती के प्रति रुचि घट रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेज, समावेशी और सतत विकास के लिए किसानों की चिंताओं को हल किया जाना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने खेती को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बनाने के लिए 12 पहल की रूपरेखा रखी। इनमें अच्छी गुणवत्ता वाली बीज का इस्तेमाल शामिल है, जिससे उत्पादकता को 15 से 20% तक बढ़ाया जा सके। उर्वरकों का संतुलित उपयोग, समय पर किसानों को संस्थागत कर्ज की उपलब्धता के अलावा डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। बागवानी और पहाड़ी कृषि के मशीनीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पानी के उपयोग की बेहतर समझ, उपज का उचित मूल्य और भूमि नीति में ठोस सुधारों से किसानों की हालत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कृषि पद्धतियों का विकास और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे सरकार की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को उत्पादकता में सुधार करने और बेहतर आर्थिक लाभ पाने में मदद मिल रही है। उपराष्ट्रपति का मानना है कि पशुपालन से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी पहल होनी चाहिए। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल 27वें अखिल भारतीय बिल्डर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के सरकार के निर्णय से निर्माण उद्योग को वैश्विक पैमानों पर खरा उतरने और जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि आवास के साथ साथ कार्यालय के लिए स्थानों की बढ़ती मांग के कारण भारत के रियल एस्टेट व्यवसाय में उछाल आया है।
बात खेलों की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने लीग मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। इस तरह ग्रुप बी में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने 48.1 ओवर में 154 रन बनाए। स्पिनर अनुकूल राय ने 20 रन देकर 4 विकेट झटके। भारत की तरफ से हार्दिक देसाई ने 73 गेंदों पर 56 और शुभमान गिल ने 59 गेंदों पर 90 रन बनाए। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हो सकता है। वहीं भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच विश्व कप टूर्नामेंट का फाइनल मैच अब से थोड़ी देर बाद शारजा स्टेडियम में शुरू होने वाला है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अविजित रही है और वो इसमें खिताबी जीत की प्रबल दावेदार है। इससे पहले एमसीसी ग्राउंड पर खेले गए मैच में बुधवार को भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास ही है बजट को लेकर सरकार का एकमात्र एजेंडा। विश्व रेटिंग एजेंसियों ने मानी भारत की प्रगति। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तां बताने पर होगा गर्व। स्मार्ट सिटी मिशन के अगले दौर के लिए 9 नए शहरों का ऐलान। शिलांग का प्रस्ताव पेश करना बाकी। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असाधारण काम करने वाली 112 प्रथम महिलाओं को आज करेंगे सम्मानित। पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और ऐश्वर्या राय समेत रक्षा बलों, विज्ञान और उद्योग जगत समेत अनेक क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं शामिल। राज्यसभा टीवी पर शाम 6 बजे देखिए खास कार्यक्रम फर्स्ट लेडीज। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से तीसरे दिन भी गोलीबारी जारी। भारत ने कल पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया कड़ा विरोध। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत, 35 घायल। और अंडर 19 विश्व कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से दी मात। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। शारजा में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।